So friends, just a quick revision of what we learned. As we know, final accounts means finalization of accounts. ठीक है, from a journal ledger to a trial balance we prepare our final accounts. We learned the objectives of final accounts was to know the financial position of the business on the last day of the year and also to know the results of the transactions. Generally, final accounts includes trading account, profit and loss account, and balance sheet. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम लोगों को, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो हमने पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसके पार्टनरशिप डीड के नॉर्मल प्रोविजंस क्या होते हैं, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 5 महत्वपूर्ण रूल: नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे 5 महत्वपूर्ण रोल हम लोगों ने सीखे हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में 4 ही प्रकार सीखे जो हमारे लिए काम का है। Then we learned something very important called as structure of capitals, fixed capitals and fluctuating capitals. दोनों का फर्क समझ के लिया था कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड रहेंगे तो ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी डन थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में ही किया जाता है। And then we started with distribution of net profit among partners. Did you all complete this table? Yes, no, don't know? मैंने आप लोग को सबको लास्ट में ये कंप्लीट करने बोला था। सुपर। तो 2,40,000 को अगर हम लोगों को 3:1 में डिवाइड करना है, आई एम जस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम राइटिंग डाउन द आंसर्स, यू चेक एट योर एंड। If I am wrong, please do let me know. So 2,40,000 को 3:1 में बांटेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा 1,80,000 and 60,000। वही अगर 3 लाख को 2:3 में अगर हम लोगों को बांटना है, अगर 3 लाख को हमको 2:3 में बांटना है तो आएगा 1,20,000 and 1,80,000। 120 को अगर मुझे 1:5 में बांटना है तो इट विल बी 20,000 and rupees 1 lakh। 2,10,000 को अगर मुझे 4:3 में बांटना है तो दैट वुड बी 1,20,000 and rupees 90,000। 4,20,000 को अगर मुझे 2:1 में बांटना है तो दैट वुड बी 2,80,000 and 1,40,000। और 60,000 को मुझे 1:3 में बांटना है तो इट वुड बी 15,000 and 45,000। कोई बोलेगा सर आपने ये सब बाय हार्ट करके रखा है क्या? नहीं, कुछ जरूरत नहीं। अगर आपको एक बार इसका लॉजिक समझ गया तो कुछ बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है। क्या करने का रहता है? लेट अस टेक द लास्ट एग्जांपल, 60,000 1:3, मतलब मुझे 4 से डिवाइड करना है। 1 + 3 टोटल 4, तो 60,000 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 15,000। 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, आंसर अपने आप 45,000 आ जाएगा। बिफोर आई प्रोसीड, प्लीज कंफर्म, आर ऑल द आंसर्स सेम which I have written on the screen? Did you all get these answers? If anybody has not got or not understood this logic, you can please put it up. Fine, perfect. Thank you so much for the confirmation. I'm happy that so many students are directly involved and they are responding. So as I said, this is the moment of the most important chapter in your syllabus, that is final accounts of partnership firm. So partnership firm final accounts और regular final accounts में एक ही फर्क है मेरे दोस्तों। हम लोगों के अकाउंटिंग में नॉर्मली जैसा अकाउंट्स करते हैं, we will prepare a trading account, we will prepare profit and loss account. Here is the change. Directly before we go to prepare a balance sheet,
we will prepare partners capital or current account. क्या बनाएंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. एक बार से मुझे जवाब देना. अंडर डैश कैपिटल्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. अंडर डैश कैपिटल यानी ऑप्शन 2 ही है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. अंडर डैश कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. मैंने लास्ट टाइम जाते जाते बोला था आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग सब लोग गड़बड़ करने वाले हो. मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ. अंडर डैश कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. If everybody has written down the answers, there are only few correct answers. It is fluctuating capitals, not the fixed. Fixed में करंट अकाउंट बनता है मेरे दोस्तों, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स आप करंट अकाउंट में करने वाले हो. फिक्स्ड इज ए रॉन्ग आंसर. लास्ट टाइम मैंने क्या समझाया था, थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर डालो. फिक्स कैपिटल में सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होते हैं. अच्छा, तुम रॉन्ग हो गए तो डोंट फील बैड, दिस इज वेरी कॉमन. अच्छे लोगों को ये याद नहीं रहता है, बट एज ए स्टूडेंट अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो ही मार्क्स मिलेगा. प्रैक्टिकली हम लोग को आता है, लेकिन थियरी में हम लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं. मैं रिपीट करता हूं, अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड होगा तो सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होंगे, तो हमारे आंसर में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा. और अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो हमारा आंसर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा. इसीलिए मैंने क्या लिखा है शब्द, वी विल आइदर प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट. फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट. याद रखने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट में वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट. सो compared to 11th, when you come to 12th standard, instead of our 3 things, now we are preparing 4 things, out of which trading, profit and loss, partners capital, current are accounts, and balance sheet is not an account. It is not an account, it is a statement. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. जब आएगा तब हम लोग उसके बारे में ये चर्चा करेंगे. और तो आज का दिन का हमारा डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण जगह वो है ट्रेडिंग अकाउंट. ओके माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं. अगर आपको याद भी आता होगा थोड़ा भी फाइनल अकाउंट्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारी चीजें आप लिखते थे. बट मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को दूंगा जो आपको याद रखना है. रिमेंबर, द वर्ड ट्रेडिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ट्रेड. ट्रेडिंग हा शब्द कुठून आणलाय या लोकांनी? फ्रॉम द वर्ड ट्रेड. नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स, what do you understand by the word trade? What do you understand by the word trade? Very good, Pranjali. Buying and selling of what? Perfect. Buying and selling is correct. Exchange of goods. Very good, Anto. Yes, it is buying and selling of goods and service. गिव एंड टेक नहीं बोलते श्वेता उसको. गिव एंड टेक मतलब लिया दिया नहीं, व्यवहार होना चाहिए. इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विस इंडस्ट्री, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन गुड्स, विच मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डेफिनेशन में सब आता है, लेकिन हम लोगों को जो चाहिए वही हम लोग लेंगे.
देखो, समझने की कोशिश करो। मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल, छोटे लेवल का एग्जाम्पल दूंगा, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। एक रास्ते पे भाजी बेचने वाला छोटा सा व्यापारी, बिजनेसमैन, वो क्या करता है, मान के चलो कल्याण वेस्ट में जाता है और वहां से होलसेल में भाजी लेके आता है। दिन भर में 10,000 रुपए का सामान, वेजिटेबल्स, भाजी लेके आता है और उसको शाम तक 16,000 रुपए में बेचता है। मतलब वो क्या कमाता है, he earns a profit of rupees 6,000. He is doing only two things, buying and selling. This is what is trade all about. Do you agree? Yes, no, don't know? तो इतना सिंपल एक्टिविटी करके अगर वो कुछ कमाता है तो उसको हम लोग बिजनेसमैन ऐसा बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ ट्रेड, सामान खरीदना और सामान बेचना, इसी से अगर कोई चीज रिलेटेड होगा तो उसको हम लोग इस पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसा कभी नहीं होता किसी भी दुकान में कि सुबह सामान खरीदा और शाम तक पूरा दुकान खाली हो गया। अभी दुकान के बारे में सोचो, रास्ते पे सब्जी वाले के पास ये रोज हो सकता है, लेकिन एक दुकानदार रहेगा तो ऐसा कभी नहीं होता है कि शाम को पूरा दुकान खाली हो गया। अगर शाम को पूरा दुकान खाली हो गया तो डरने की बात है, क्योंकि उधर चोरी हुआ है। दुकान खाली हो गया मतलब चोरी हुआ है। नहीं तो ऐसा कोई दुकान नहीं है जो शटर बंद करते वक्त दुकान जो है खाली करता है। तो आज जो खरीदा हुआ माल है वो कल बेचता है। मतलब आज का जो सामान दुकान में रहेगा, सामान जो दुकान में रहता है उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या शब्द है? स्टॉक। स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स। द वर्ड स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स। तो आज शाम का जो दुकान में सामान बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग। दुकान बंद करते वक्त रहने वाला स्टॉक, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक। मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स दे रहा हूं। तो हमने ट्रेड में क्या किया? सामान खरीदा, परचेज किया, सामान बेचा, सेल किया। कुछ सामान रह गया, स्टॉक। आज का सामान जो रह गया वो कल बेचेंगे। इस साल जो बच गया वो अगले साल बेचेंगे। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है मेरे दोस्तों? These are all related to this one account which is called as goods account. So my dear friends, what you have to remember is a trading account records all items which are related to goods account. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या एग्जाम्पल है बाय हार्ट मत करो मेरे दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ऐसा मत पढ़ो। लॉजिक याद रखना, जो गुड्स से संबंधित है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मेरे को बताओ, 50 आइटम याद रखना आसान है कि एक आइटम कैटेगरी याद रखना आसान है मेरे दोस्तों? व्हाट इज मोर इजियर? वन कैटेगरी। कुठला कॅटेगरी? गुड्सशी संबंधित असलेला। फिर इसमें सर और क्या आ सकता है? आप ही खुद सोच के बताओ मेरे को। मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। क्या आप गुड्स से रिलेटेड और कोई आइटम्स जानते हो क्या? प्लीज पुट इट अप इन द चैट बॉक्स। वन एग्जाम्पल इज इनफ। Those who can remember any of the items which they have learned which is related to goods account. Yes, purchase return, sales return, perfect, क्योंकि वो भी गुड्स से रिलेटेड है। शाबाश। और कोई कुछ याद आता है क्या? Yes, very good गौरव। Goods destroyed by fire, goods distributed as free sample, goods withdrawn for personal use. नहीं नहीं, don't jump into wages. Wait.
रॉन्ग गाड़ी में उड़ी मत मारो। वेजेस का गुड्स के साथ कोई संबंध नहीं है, गुड्स से संबंधित नहीं है वो। मैं बात कर रहा हूं गुड्स। तो ड्रॉइंग्स यानी यू मीन टू से गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये सारे के सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगे मेरे दोस्तों। गुड्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। Goods account is a real account. And now type in the chat box, what is the rule of real account? What is the rule of real account? सुना है क्या? Personal, real, nominal. Yes, Ritesh, very good. It is debit what comes in and credit what goes out. बस इतना ही तो चाहिए अपने को। तो वो सारे जगह जहां से गुड्स अपने बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, वो सब डेबिट होगा। और वो सारा कारण जिसके वजह से गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं, वो सब क्रेडिट होगा। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। आता है कैसे? परचेजेस। जाता कैसे है? सेल्स। इसीलिए परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आता है और सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है। ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का गुड्स ये साल आया इसीलिए डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक, ये साल का गुड्स अगले साल जा रहा है इसीलिए क्रेडिट। Goods withdrawn for personal use, goods distributed as free sample, goods withdrawn for goods distributed as free samples, goods destroyed by fire। ये तीनों में गुड्स जा रहा है। फ्रेंड्स, गुड्स ये शब्द पढ़ा तो ट्रेडिंग अकाउंट याद आना चाहिए। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। बोलो, याद रखना आसान है कि मुश्किल है? इज इट इजी और डिफिकल्ट? Very simple. Don't by heart examples. Understand the theory. अकाउंट्स में, बुक कीपिंग में लोग क्या करते हैं? चीजों को बाय हार्ट करते हैं। ये डेबिट में, डेबिट में, डेबिट में। और नहीं, वैसा मत करो यार। सिंपल लॉजिक अप्लाई करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल आइटम्स विच आर रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट। अच्छा, मैंने आपको एक भाजी वाले का एग्जाम्पल दिया था। लेट अस गो बैक टू दैट। इफ वी लुक एट इट, भाजी वाला कल्याण वेस्ट से सामान भरा। अभी 10,000 रुपए का सामान, यानी ऐसा नहीं कि वो हाथ में उठा के लेके आ सकता है। उसको कल्याण वेस्ट से कल्याण ईस्ट में लाने के लिए टेम्पो का भाड़ा देना पड़ेगा। हो सकता है कोई मजदूर रखकर उससे काम करवाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये जो सामान खरीदने के साथ समझो इसका उसको 1,000 रुपया खर्चा हुआ। मतलब उसने 10,000 का सामान खरीदा और 1,000 रुपया उसका खर्चा हो गया। दुकान में सामान आने के लिए कॉस्ट कितना हो गया? 10 और 1 11,000। अब मैंने बोला उसने अगर 16,000 में बेचा, मतलब उसने 5,000 का प्रॉफिट कमाया। Is this logic clear with everyone? ये जो खर्चा वो डायरेक्टली करता है सामान खरीदने को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे के बारे में सोचते मत बैठना, मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही एग्जाम्पल के साथ मेरे साथ रहो। तो पहला पॉइंट याद रखने का मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में क्या है? पहला पॉइंट, a trading account records all items which are related to goods account and direct expenses of the business। कल चल के तुमको पूछता है कोई ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ 2 चीज, गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो, is this clear with all of you? अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो मैंने बोला उसको थोड़ा लिख के लेते हैं। आइटम्स रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट आर
अभी जो अपन ने बात किया वो सब लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, goods destroyed by fire, goods distributed as free samples, goods withdrawn for personal use। ये सारे के सारी चीजें ना मेरे दोस्तों, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो डेफिनेशन बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है मेरे दोस्तों? सामान खरीदने से। मैंने बोला रिक्शा वाला या हमाली का पैसा जो भी दिया, परचेज ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो सामान बनाने में खर्चा होता है या सामान खरीदते वक्त खर्चा होता है, ऐसे खर्चे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट। कारण डायरेक्टली वो गुड्स के साथ में ही है। अगर मैंने रिक्शा वाले का भाड़ा नहीं दिया तो कल्याण वेस्ट से मेरा दुकान में सामान आएगा क्या मेरे दोस्तों? जवाब है सिंपल सा नो। तो जब तक मैं वो खर्चा नहीं करता हूं, मैं गुड्स आएगा नहीं तो बेचेगा क्या? तो जो सामान खरीदने से एसोसिएटेड है या जो सामान बनाने से एसोसिएटेड है, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, मुझे अभी मेन आंसर आप लोगों से चाहिए। जिस जगह पे सामान बनता है, जिस जगह पे सामान बनता है, उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स? द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन is called as factory. More easier. Pranjali, you may be right, but the more common English word is factory. So my dear friends, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, अभी मैं बोला प्रोडक्शन का खर्चा मतलब फैक्ट्री का खर्चा जो भी रहेगा वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली हाँ फ्रेंड्स। परचेज से रिलेटेड, परचेज मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन, तो वो आ गया ट्रांसपोर्टेशन को बुक कीपिंग में नाम है कैरेज। सामान लेके आ रहा है इसीलिए उसको बोलते हैं इनवर्ड्स। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है कॅरेज इनवर्ड्स। कॅरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इनवर्ड म्हणजे आपल्या दुकानात आणतोय, या उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड्स। सामान उतार के रखने को हमाली का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। पहले के जमाने में, आप लोगों को आज की तारीख में नहीं है लेकिन डेफिनेटली 5 साल पहले था कि एक एरिया से दूसरे एरिया में सामान आएगा तो उधर ऑक्ट्रॉय जकात नाका भरना पड़ता था। जैसे दूसरे देश से अपने देश में सामान आया तो हमको भरना पड़ता है इंपोर्ट ड्यूटी। ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बढ़ाते जाऊंगा, हर वर्ड का मीनिंग समझो, हर चीज परचेज से रिलेटेड है मेरे दोस्तों। दूसरा, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, मजदूर लोग जो मजदूरी करते हैं, सामान यहाँ वहां लेके जाते हैं, उनको जो पगार मिलता है दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। ऑफिस में बैठ के जो काम करते हैं उनको जो पगार मिलता है, वो दिमाग का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? दैट इज कॉल्ड एज सैलरी। तो सैलरी और वेजेस दोनों पगार है लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है, फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है उसको मिलने वाला पगार वेजेस, और ऑफिस में एसी में बैठ के काम करने वाला जो आदमी है उसको मिलने वाला पगार सैलरी।
तो मेरे दोस्तों मैंने पहले ही बोला प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री का खर्चा, तो वेजेस दिस विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा फैक्ट्री में यूज होने वाला चीज होता है कोल, गैस एंड वाटर। क्या यूज होता है? गैस एंड वाटर। कभी आता है पावर एंड फ्यूएल। मेरे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दैट इज रॉयल्टीज पेड। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी होता है किसी का फॉर्मूला प्रोडक्शन के वक्त हम लोग यूज करेंगे तो हमको जो पैसा देना पड़ता है उसको बोलते हैं रॉयल्टीज। हैव यू हर्ड दिस वर्ड रॉयल्टीज बिफोर माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज टाइप ए यस, नो, डोंट नो। Have you heard? Do you know the meaning of the word royalties paid? Yes, very good. I am very happy that majority of you are knowing this. But अगर किसी को नहीं मालूम, I will give you a very simple example for you to remember. Royalties यानी अगर मान के चलो एक ऑथर है, एक लेखक है, लेखक एक बुक लिखता है। अब वो बुक रिलीज करने के लिए वो एक पब्लिशिंग कंपनी के पास जाता है। ही गोज टू अ पब्लिशिंग कंपनी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, पब्लिशिंग कंपनी में जाने के बाद द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट हैपेंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक पब्लिशिंग कंपनी कुछ बना नहीं सकता। हर वो जो स्टोरी लिख के देगा वो स्टोरी को आगे चल के कंपनी प्रिंट करेगा, मार्केट में बेचेगा, पैसा कमाएगा, सब होएगा। लेकिन हर बुक जो बिकेगा मेरे दोस्तों उसके पीछे ऑथर को एक XYZ अमाउंट दे दिया जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत करके अपना दिमाग लगा के वो स्टोरी लिखा। माय डियर फ्रेंड्स, रॉयल्टीज ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन एक्सपेंस होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ चीज मैन्युफैक्चर करना है तो या तो आप अपना खुद का फॉर्मूला लेके आओ या दूसरे का फॉर्मूला यूज करो। दो बातें हो सकती है, खुद का लेके आओ या दूसरे का यूज करो। खुद का बनाओगे तो वेल एंड गुड, अगर आप दूसरे का लेके आओगे तो आपको उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा उसको? आपको रॉयल्टी। सो रॉयल्टी इज ए प्रोडक्शन एक्सपेंस। रॉयल्टी से विच एक्सपेंस? प्रोडक्शन एक्सपेंस। एम आई क्लियर विद दैट? इसीलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। इसके अलावा यू मे हैव फैक्ट्री रेंट, कभी आपको मिलेगा फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है, एंड ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री शब्द के साथ कोई भी चीज आ गया तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे दोस्तों सिंपल सिंपल चीजें मैं बता रहा हूँ, याद रख लेना। पहला बात मैंने क्या बोला, ये तो सिर्फ आपके थियरी के लिए था। पहला बात बोला दो ही चीज ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, एक गुड्स से संबंधित और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स से संबंधित क्या क्या आइटम्स है हमने देख ली। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब परचेज या प्रोडक्शन, तो इतने सारे आइटम्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल 200 रहने दो, लेकिन थियरी एक ही है, इसीलिए थियरी समझना जरूरी है, ठीक है। चौथा पार्ट मैं बोलता हूं, रूल ऑफ रियल अकाउंट is applied for recording items related to goods. That is debit what comes in, credit what goes out. And the rule of nominal account, खर्चा है, nominal account is applied for recording direct expenses. अब बताओ, what was the rule of nominal account? What was the rule of nominal account? Yes, very good, Pranjali. Debit all expenses and losses.
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, म्हणजे ये सब तो अभी हमारे लिए खर्चा ही है। तो इतने जितने सारे आइटम्स एग्जाम्पल में मैंने लिखे वो सब हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। वो सब हमेशा कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वो सब खर्चे। लास्ट पॉइंट, द बैलेंसिंग फिगर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ पे अटेंशन वेरी केयरफुली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने भाजी वाले का एग्जाम्पल दिया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। भाजी वाले ने सुबह गया, 10,000 रुपए का भाजी खरीदा, उसको अपने दुकान पे लेके आने के लिए उसने टेम्पो भाड़ा और लोगों का हमाली का 1,000 रुपया खर्चा किया। 11,000 में दुकान में सामान आया, शाम तक 16,000 रुपए में उसने बेचा, तो 5,000 रुपया हमने बोला प्रॉफिट कमाया। 5,000 रुपया उसने क्या कमाया? प्रॉफिट। लेकिन अब जब वो दिन भर दुकान में बैठेगा, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, दुकान नहीं, रोड पे खड़े रह के बेच रहा है, सोचो दुकान भी नहीं लिया उसने, रोड पे लेकिन खड़े रह के बेचेगा तो भी दिन भर एक आदमी खड़ा रहेगा मेरे दोस्तों, तो दिन में 2 बार तो चाय पिएगा, 1 बार नाश्ता करेगा। गवर्नमेंट के रोड पे खड़ा है तो गवर्नमेंट का केडीएमसी का आदमी आता है, उसको एक पावती फाड़ के देना पड़ता है रोज का। ये सब उसको खर्चा करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करो। इसके अलावा शाम को कहीं ना कहीं से वो एक इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट लेगा अपने दुकान पे, अपने सब्जियों पे, या एक इमरजेंसी लाइट रहेगा उसके सब्जी पे रखेगा, ताकि शाम के बाद अंधेरे में लोग आएंगे तो उनको लाइट दिखे। तो मेरे दोस्तों 5,000 रुपया जो उसने प्रॉफिट कमाया, क्या वो प्रॉफिट 5,000 रुपया घर पे लेके जा रहा है क्या? तो जवाब है नहीं। ये सब और भी बिजनेस में सामान बेचने के लिए उसको खर्चा करना पड़ता है। अगर उसने प्रॉपर दुकान खरीदा है या दुकान भाड़े पे लिया है फॉर दैट मैटर, तो दुकान का भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उधर का मेंटेनेंस, ये सब भी उसको खर्चा करना पड़ेगा। मतलब समझो दिन का उसका 2,000 रुपया इसमें खर्चा हो गया। ये जो 2,000 रुपया खाने पीने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, या किसी को नौकर रखा रहेगा उसको देने का है, ऐसा सब जो खर्चा होता है, जो परचेज से संबंधित नहीं था, जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं था, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे दोस्तों 5,000 कमाया, 2,000 खर्चा किया, यानी 3,000 रुपया वो घर पे लेके गया। ये 3,000 जो घर पे लेके जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट एवढं मिळालं मला। किती नेट मिळाले आपल्या एक्झाम्पल मध्ये? 3,000। कुठून आले 3,000? खरेदी केली 10,000, खर्च डायरेक्ट केले 1,000, 11,000 आपले टोटल खर्च, विकले 16,000 ला, तर 5,000 रुपये आपला प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट झाला। टोटल या शब्दाला इंग्लिश मध्ये नाव आहे ग्रॉस। टोटल इज ऑल्सो इंग्लिश वर्ड, बट अ बेटर नेम इन अकाउंटन्सी इज ग्रॉस. So the balancing figure of trading account is called as, काय नाव आहे त्याचं? ग्रॉस प्रॉफिट. फ्रेंड्स हर चीज का मैं आपको कारण बता रहा हूं, अगर आप ध्यान दोगे ना, कोई चीज बाय हार्ट मत करना। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि बच्चे लोग बाय हार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग उसका थियरी नहीं सिखा पाते। लेकिन तुम लोग फॉर्चुनेट हो, मैं फॉर्चुनेट हूं कि मुझे ये आता है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बिना बाय हार्ट करके सीखो, यही गवर्नमेंट भी बोलता है मेरे दोस्तों। तो ये आपके सामने है, ट्रेडिंग अकाउंट का कितना सारा फीचर्स मैंने बताया आपके सामने। याद रखना कितना आसान है कि क्या रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, क्या रिकॉर्ड होता है? तो सबसे पहला गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
गुड्स में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? जो परचेज से रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कैरेज इनवर्ड हम लोगों ने देखा, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, उसके अलावा फ्रेट इनवर्ड हो सकता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेस हो सकता है तुम लोगों का, कोल, गैस, वाटर, पावर एंड फ्यूल, रॉयल्टी पेड, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सारी चीजें हो सकती है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि गुड्स अकाउंट इज ए रियल अकाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो उसका रूल वहां पर। बस हो गया, इतना सब लिखो, जो बच गया वो रहेगा बिजनेसमैन का ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो यहां तक सब लोगों को समझा क्या? अगर इतना समझा है तो हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट का एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे दिखेगा। हाउ विल अ ट्रेडिंग अकाउंट लुक लाइक? तो सबसे पहले एक बात याद रख लेना मेरे दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 11th में तुमको ये कितना समझा है आई डोंट नो, बट अभी मैं बताता हूँ। रेगुलर लेजर अकाउंट में हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, है ना, जर्नल, फोलियो सब होता है। सबसे पहला फाइनल अकाउंट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ये अलग कागज में लिखा जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए सेपरेट पेपर। इसीलिए यहां पर याद रखना जर्नल फोलियो नहीं होता है। एंड फाइनल अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसीलिए इसमें डेट कॉलम नहीं होता। तो कॉलम्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर्स, ₹2 के कॉलम, इसको बोलते हैं इनर कॉलम, मतलब वर्किंग नोट जैसा छोटा मोटा कैलकुलेशन करने का। और आपका मेन कॉलम हमेशा होता है आउटर कॉलम। ठीक है, तो क्या क्या लिखते हैं अभी हमने बात किया। तो हमारे वो पर्टिकुलर्स में सबसे पहला आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा एक ही आइटम होता है, इसीलिए हम लोग उसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं। इसके अलावा क्या आ सकता है? इसके अलावा आ सकता है परचेजेस। ठीक है, लेकिन परचेज समझो, मैंने सिंपल सा बात है मेरे दोस्तों, ₹1,00,000 का सामान खरीदा लेकिन साल भर में मैंने 10,000 का सामान वापिस किया, मतलब एक्चुअली मैंने सिर्फ ₹90,000 का ही सामान खरीदा है। इसीलिए परचेज में से परचेज रिटर्न जो है ये लेस किया जाता है। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस किया जाता है। तो लिखते वक्त लिखते हैं टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। इसके अलावा जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने सीखे हैं, जैसे कैरेज इनवर्ड, तो मैं सब नहीं लिखूंगा, कुछ एग्जांपल ही लिख रहा हूँ। वेजेस, रॉयल्टीज पेड, कोल, गैस एंड वाटर, या फिर तुम लोगों का यू कैन से फैक्ट्री रेंट। मैंने 4 ही एग्जांपल लिखा, तुम लोग समझ लो, बाकी सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा सर? तो एज यूजुअल क्रेडिट विल स्टार्ट विथ सेल्स, और जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हुआ, सेल्स में से सेल्स रिटर्न जो है ये लेस हो जाएगा। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा। ठीक है, वापस यहाँ पर भी पहला जो सेल्स लिखा है उसको बोलते हैं ग्रॉस सेल्स, उसको बोलते हैं ग्रॉस सेल्स। और ये जो आउटर कॉलम में मुझे आ रहा है रिटर्न्स माइनस करने के बाद, उसको बोलते हैं नेट सेल्स। इसके अलावा आपको आएगा गुड्स
let's do it as free samples, goods withdrawn for personal use, अलावा goods destroyed by fire, इस सारे में goods हमारा नुकसान हो रहा है, इसीलिए अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में रहेगा तो ऐसा आ सकता है। ये सब रिकॉर्ड कर लिया आपने, तो आपको लास्ट में रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट, वेरी गुड। थेफ्ट भी आ सकता है। ये सब करोगे रिकॉर्ड तो एक बात याद रख लेना कि आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे, और वो चीज है कि देखो, वापस बाय हार्ट मत करो। मेरे को एक बात बताओ, कितना भी अनपढ़ व्यापारी हो, कितना भी अनपढ़ हो, लेकिन वो बिजनेस कर रहा है, मतलब उसको बिजनेस का सेंस है मेरे दोस्तों। मेरे को बताओ, 10,000 में खड़ा हुआ चीज वो बेचते वक्त क्या कभी 5-6 हजार में बेच के आएगा क्या? क्या कोई व्यापारी 10,000 का चीज 4-5 हजार, 10,000, 8,000, 9,000 में कभी बेच के आएगा क्या? तो जवाब है नहीं। हमेशा उसका सेलिंग प्राइस जो है ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहेगा। इतना तो सबको बिजनेस समझ में आता है, हर एक का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। इसीलिए ट्रेडिंग में, क्योंकि सेल्स क्रेडिट में है ना मेरे दोस्तों, तो याद रखना क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहेगा। किसका टोटल ज्यादा रहेगा? क्रेडिट का। आई विल जस्ट मार्क इट, यू हैव टू रिमेंबर दैट क्रेडिट का टोटल ज्यादा रहेगा। आई एम मार्किंग इट विद येलो साइन। और डेबिट में जितना कम पड़ा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। मैं एक अलग कलर यूज करता हूं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए, just for you people to understand that this is something different in the sense it is a balancing figure। बोलो, सब लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक समझ में आया क्या? Did everyone understand how is trading account prepared? Do you feel the need that this trading account is to be by hearted by any cause? हमको इसको बाय हार्ट कभी नहीं करना है मेरे दोस्तों, समझ के लो। मैंने जो पॉइंट्स बोला है, ऑफ कोर्स मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगा, तो आप लोगों को जो है यू हैव टू राइट इट इन द नोटबुक, एंड व्हेन यू राइट प्लीज सी टू इट दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू राइट केयरफुली। जब आप लिखते हो समझ कर लिखो। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। नाउ माय नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज हम लोग हर चीज का थियरी सीखने वाले हैं।